नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूँ। इस दुनिया में जब कोई बच्चा आने वाला रहता है ना, तो उसके लिए कितनी सारी तैयारियाँ होती हैं। जो नई माएँ होती हैं, उनकी माएँ कितनी सारे टिप्स देती हैं। जो होने वाले पेरेंट्स होते हैं, वो कितने आगे तक की प्लानिंग कर लेते हैं उस बच्चे के लिए। उस बच्चे के आने पर पूरा परिवार इतनी सारी तैयारियाँ करता है और उसका स्वागत करता है। पर हर बच्चे की ये किस्मत नहीं होती। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इतने लकी नहीं होते, जिन्हें इतना केयर, कंसर्न और प्यार नहीं मिलता। बहुत सारे अनचाहे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप उनका परित्याग कर देते हैं या उससे भी बुरा उन शिशुओं की हत्या कर देते हैं। आपको सुनने में लगेगा कि शायद ये समस्या उतनी बड़ी नहीं है, एक आध जगह होती होगी, पर ये एक ग्रोइंग कंसर्न है और इसी विषय पर काम कर रही है एक संस्थान हमारे बीच जिसका नाम है पालोना, और उसकी फाउंडिंग मेंबर हमारे साथ आज मौजूद हैं, मोनिका आर्या जी। चलिए अब चलते हैं और इस विषय पर उनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार कीर्ति जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूँगी कि इतने ज्वलंत विषय पर आपने आज यहाँ चर्चा पर मुझे बुलाया है, तो बहुत धन्यवाद आपका। जी मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि इस संस्थान की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे का मोटिवेशन क्या था? देखिए, अक्सर जो सोशल कॉज पर काम करने वाले होते हैं उनके साथ अक्सर मैंने देखा है कि कोई ना कोई पर्सनल रीज़न होता है जिस पर वो एक ड्राइव का रूप ले लेता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था और कुछ बहुत सोच समझ के, बहुत प्लानिंग के साथ हमने इसको शुरू किया हो, ऐसा भी नहीं था। अच्छा। ये बेसिकली पालोना एक कैंपेन का नाम है। संस्थान तो बाद में रजिस्टर्ड हुआ, 2015 में इस पर काम शुरू हुआ था। यहाँ झारखंड के राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन पर एक बच्ची मिली थी जिसे कुछ कुत्ते नोच रहे थे और बच्ची जिंदा थी उस वक्त जी। तो एक सीनियर जर्नलिस्ट को ये बात पता चली, उन्होंने उसके लिए थाने को फ़ोन किया और कई न्यूज़ ऑफिसेज में भी फ़ोन किए, लेकिन अगले दिन तक भी किसी ने उस घटना का संज्ञान नहीं लिया। ये वही वक्त था जब मैंने यहाँ से अपनी एक मैगज़ीन शुरू की थी, रिफाइंड लुक के नाम से। अच्छा। तो वो मेरे पास आए और बहुत दुखी थे वो, और उन्होंने कहा कि देखिए इतना बड़ा एक ये केस हो गया, लेकिन कोई भी इसको लेकर संजीदा नहीं है। जिस दिन ये घटना हुई थी उसके ठीक एक दिन पहले हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। तो यहाँ पर झारखंड को लेकर क्योंकि एक धारणा बनी हुई है कि यहाँ क्योंकि ये ट्राइबल बहुल इलाका है, तो यहाँ लड़कियाँ अखरती नहीं है पेरेंट्स को, जैसा कि हरियाणा और राजस्थान के लिए माना जाता है। तो यहाँ उस तरह से बच्ची को उस हालत में देखना वो उनके लिए बहुत तकलीफ देता था, और जब मैंने वो फ़ोटोज़ देखी तो वो मेरे लिए भी उतना ही परेशानी वाला था। पर जैसा कि जर्नलिस्ट का काम होता है, आप रिपोर्ट पब्लिश कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कैपेसिटी में इतना ही होता है, तो हमने वही किया। इसको दुर्भाग्य ही कहेंगे कि हर 15 दिन में इस तरह की एक घटना किसी न किसी न्यूज़ ग्रुप में मुझे नज़र आने लगी। लेकिन समाज और जो जिम्मेदार लोग हैं उनका रवैया बहुत ही लापरवाही भरा था इसको लेकर। मतलब कहें कि जैसे ये बच्चे उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, कहीं नज़र नहीं आते थे, ना पुलिस के रजिस्टर में नज़र आते थे, ना अखबारों के पन्नों पे नज़र आते थे। बच्चे पैदा हो रहे थे लेकिन कहीं दर्ज नहीं हो रहे थे। इस तरह से करीब मई जून तक ये हम देखते रहे। फिर कुछ RTIs डाली मैंने, तो उसमें भी इन बच्चों के बारे में कुछ कहा नहीं गया था, खासकर उन बच्चों के बारे में जो कि मृत मिल रहे थे। जिंदा बच्चे थे वो सरकारी रजिस्टर्स में दर्ज थे, लेकिन जो बच्चे डेड मिल रहे थे उनकी कहीं कोई जिक्र नहीं था उनका। तब फिर हम लोगों ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर इसका एक पेज बनाया पालोना के नाम से, और इस तरह से इसको क्योंकि कोई भी मुहिम शुरू करने के लिए एक नाम की तो ज़रूरत पड़ती ही है, तो तब हमने पालोना एक अपील के रूप में लॉन्च किया यहाँ पर। और ये अपील सभी से थी, पेरेंट्स से थी, सरकारों से थी, समाज से थी कि बच्चे आप ही का हिस्सा हैं, इनको पालिए, इनको इस तरह से मरने के लिए या मरने के बाद भी इस तरह से मत डालिए। तो इस तरह से ये अस्तित्व में आया था। फिर काम करते करते लगा कि कुछ ऐसे काम थे हमारे जो कि किसी रजिस्टर्ड संस्था के दायरे में ही आ सकते थे। तब 2015 से काम शुरू हुआ था और 2017 में जाके हमने आश्रणी फाउंडेशन को रजिस्टर्ड करवाया था। जी,
मैम आप बता रही थी कि जैसे लड़कियों की जो स्थिति है वो हरियाणा और राजस्थान जैसे स्टेट्स में और भी ख़राब है, फीमेल फीटिसाइड या इन्फेंटिसाइड के केसेस वहाँ मिलते हैं। तो झारखंड में इसकी स्थिति क्या है? और एक और चीज़ है मैम कि ये जो टर्म है फीटिसाइड और इन्फेंटिसाइड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि बहुत लोगों को ये भी नहीं पता एक ही लगता है। जी, एक ही लगता ही है। तो मोनिका जी, मैं जानना चाहूँगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और झारखंड में क्या स्थिति है फीमेल इन्फेंटिसाइड को लेकर के? कीर्ति जी, मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो जब तक मैंने इस पर काम नहीं शुरू किया था तो मुझे भी यही लगता था कि हरियाणा और राजस्थान जो है वहाँ लड़कियों की स्थिति ज़्यादा ख़राब है और उन्हें बचाने की ज़रूरत है। लेकिन काम करते करते मैंने पाया कि ये स्थिति पूरे देश की है। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो इस समस्या से अछूता हो, जहाँ ये क्राइम नहीं हो रहा हो। केरल को सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य कहा जाता है, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगी कि शिशु हत्या के जो सबसे विभत्स केस हैं, जो सबसे पहले मेरे पास रिपोर्ट हुए, वो केरल से थे, जहाँ बच्चों को फ्लश कर दिया जाता था, पोट में डाल दिया जाता था। इस तरह के केसेस वहाँ से आ रहे थे। झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड की स्थिति भी अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है हरियाणा और झारखंड में अगर हम केसेस की बात करें जी। एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पर लड़के भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियाँ मिल रही हैं। वैसे बाकी जगहों, बाकी स्टेट्स में भी यही स्थिति है, लड़के भी मिलते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि झारखंड में बहुत ज़्यादा अंतर दोनों में नहीं होता है। नो डाउट लड़कियाँ थोड़ी ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन वो जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो बहुत माइनर सा डिफरेंस है। तो झारखंड की भी स्थिति बहुत चिंतनीय है। इस स्थिति मतलब जो अब आपका दूसरा सवाल था कि भ्रूण हत्या और शिशु हत्या में क्या अंतर है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन इस पर कभी कहीं कोई काम नहीं हुआ है और कोई अवेयरनेस नहीं है, इसलिए अक्सर समझदार लोग भी इसको एक ही मान लेते हैं। देखिए, भ्रूण हत्या होती है जब तक बच्चा कोख में है तब उसे मार दिया जाता है, अबॉर्शन करवा दिया जाता है किसी भी तरह से, चाहे तो वो पिल्स लेके करवाया जाए जो आजकल आने लगी हैं आई पिल वगैरह, या फिर डॉक्टर्स की मदद से, नर्सिंग स्टाफ की मदद से जो करवाया जाता है, तो वो अबॉर्ट करवाना वो भ्रूण हत्या कहलाता है और इंग्लिश में इसको फेटिसाइड कहते हैं। लेकिन जब बच्चा दुनिया में आ गया है और उसके बाद जब हम उस बच्चे की हत्या कर रहे हैं तो ये शिशु हत्या कहलाता है। इसके इंग्लिश में अलग अलग टर्म है, जैसे कि एक सर्टेन टाइम तक बच्चे की जब हत्या होती है तो वो नियोनेटिसाइड कहलाता है, उससे जब बड़े बच्चे की होती है तो वो इन्फेंटिसाइड कहलाता है जी। लेकिन ये बहुत कन्फ्यूज़न वाला हो जाता है, इसलिए हम सबको शिशु हत्या और एक टर्म इसको इन्फेंटिसाइड ही कहते हैं, चाहे वो नियोनेट हो या फिर इन्फेंट हो। तो 1 साल से छोटा जो भी बच्चा है जिसकी हत्या की जा रही है वो इन्फेंटिसाइड कहलाएगा, यानी कि शिशु हत्या जी। ये शिशु हत्या या फिर जो पेरेंट्स परित्याग कर देते हैं इन बच्चों का, तो इनके पीछे क्या क्या मुख्य कारण होते हैं? बहुत सारे कारण हैं शिशु हत्या के पीछे। जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तो हमें यही बताया गया था, सुनने में आता था कि लड़की है इसलिए लोग मार देते हैं, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो मार देते हैं, या फिर वो अविवाहित माँ ने जन्म दिया है उस बच्चे को तो उसको मार देते हैं। लेकिन इसके और भी बहुत सारे कारण हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि जो अविवाहित, जैसे कि आजकल लिव इन का कल्चर बढ़ रहा है या अफेयर्स डेवलप हो रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी में, तो केवल उन्हीं के बच्चे होते हैं। ये मैरिड कपल्स के बच्चे भी होते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई झगड़ा हो जाए तो बच्चों की हत्या हो जाती है। हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं या मान लीजिए कि तलाक की स्थिति है, तब वाइफ ने अगर कंसीव कर लिया तो हो जाता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि हस्बैंड काम करने के लिए कहीं बाहर गया हो, जैसे कि झारखंड में जो स्थिति है, यहाँ पलायन बहुत ज़्यादा है, तो और पीछे से वाइफ अकेली अगर उसने किसी और से कंसीव कर लिया तो वो बच्चे की हत्या कर देती है या उसको कहीं पर छोड़ देती है। सबसे बड़ा जो रीज़न मुझे समझ में आता है इसका अब, वो मुझे लगता है कि वो मेडिकल रीज़न है और वो है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। पोस्टमार्टम डिप्रेशन, यानी कि जो महिलाओं में प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद एक फेज़ होता है जब उन्हें चिड़चिड़ाहट बहुत होती है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, और क्योंकि हमारे देश में इस पर कभी बात होती नहीं है तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है और वो उसको इग्नोर करते रहते हैं। यही चीज़ें अगर अनअटेंडेड रह जाए, यानी कि किसी साइकोलॉजिस्ट की, किसी विशेषज्ञ की मदद ना ली जाए,
तो वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है वो फिर पोस्टमार्टम साइकोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसमें जो व्यक्ति है, यानी कि इसमें अगर हम माँ को ले लें तो वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती है, बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती है और परिवार के किसी दूसरे सदस्य को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन बच्चे इसका ज़्यादा शिकार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो प्रतिरोध नहीं करते हैं जी। वो सबसे कहें वल्नरेबल कंडीशन में होते हैं, तो उनका जो भी गुस्सा है, जो भी चिड़चिड़ाहट है, वो उस छोटे से बच्चे पर निकल जाती है। तो पोस्टमार्टम साइकोसिस जो है या डिप्रेशन आप कह लीजिए, वो मुझे आज के डेट में इसका सबसे बड़ा कारण नज़र आता है जी। आप बता रही थी कि क्या क्या कारण होते हैं, उनमें कुछ कारण ये भी होते हैं कि टीनेज प्रेगनेंसी या फिर अनमैरिड लोगों की अगर बच्चे हो जाते हैं तो उनका परित्याग कर दिया जाता है। तो मैम ये जो हो रहा है ये बहुत गलत तरीके से होता है, बट दो तरीके के अबैंडमेंट हो सकते हैं, एक सेफ़ अबैंडमेंट और एक अनसेफ। तो मैम सही तरीका क्या है, किस तरीके से हम उन बच्चों को छोड़ सकते हैं? अगर नहीं भी चाहिए तो ये कोई क्राइम नहीं है कि अगर आपका बच्चा हो गया तो अनमैरिड होकर के भी तो ये कोई क्राइम नहीं है, पर अनसेफ अबैंडमेंट करना ये एक क्राइम है। तो इसको रोकने के लिए सेफ तरीके से कैसे इन बच्चों को छोड़ सकते हैं? देखिए, बच्चा जब दुनिया में आ गया है तो उसका जीने का अधिकार है, वो माता पिता को देना चाहिए। अगर माता पिता चाहते तो उसको अबॉर्ट कर सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो इसमें थोड़ा सा भी शर्माने या हिचकने की बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, भारत सरकार पहले से ही एक विकल्प के रूप में सेफ सरेंडर का ऑप्शन भारत के हर नागरिक को देती है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, किसी भी कंडीशन में हैं, अगर आपने किसी बच्चे को जन्म दिया है तो आप सेफ सरेंडर यानी कि सुरक्षित समर्पण के तहत अपने बच्चे को सरकार को सौंप सकते हैं। हर जिले में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी कि बाल कल्याण समिति, जिसको कि संक्षेप में CWC कहते हैं, उनके वो काम करती है। अगर आप सेफ सरेंडर करना चाहते हैं अपने बच्चे का तो आप CWC से संपर्क कीजिए अपने ज़िले की। ये प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय होती है, कभी भी ये चीज़ें सामने नहीं आती हैं, बाहर नहीं आती हैं कि बच्चे को किसने सरेंडर किया है। आपकी पहचान उजागर नहीं होती है, आपको जीवन भर कोई गिल्ट नहीं होता है कि आपने अपने बच्चे की हत्या कर दी है या उसे कीड़ों के लिए आपने छोड़ दिया है। तो ये बहुत अच्छा विकल्प है, ये सेफ सरेंडर का ऑप्शन है। इसके अलावा एक और विकल्प होता है माता पिता के पास। बहुत सारे राज्य या बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर सरकार के निर्देश पर पालने लगाए गए हैं। ये पालने जिले के जो भी अस्पताल है वहाँ लगे हुए हैं, CHC PHC परिसर में लगे हुए हैं। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे आप पालना नहीं चाहते हैं तो आप उस पालने में बच्चे को लाकर रख सकते हैं। ये भी पूरी तरह से कानूनी है, इसमें कभी भी आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। और मान लीजिए कि ऐसा है, आपको नहीं पता है कि आपके ज़िले में पालना कहाँ लगा है या CWC कहाँ काम कर रही है, तो आप कम से कम इतना कर सकते हैं कि आप बच्चे को अपने आसपास के किसी भी अस्पताल में बेड पर छोड़कर जाएं। हम बहुत सारे केसेस ऐसे देखते हैं जहां बच्चे को अस्पताल परिसर में ही कहीं झाड़ियों में डाल दिया है या टॉयलेट में डाल दिया है। ये गैर कानूनी है और इसमें सज़ा भी बहुत सख्त है। अगर माता पिता इसकी बजाय बच्चे को बेड पर छोड़ दें तो उनके खिलाफ फिर किसी भी तरह की कोई लीगल कार्रवाई नहीं होती है। तो ये दो ऑप्शंस उनके पास है, या तो वो सेफ सरेंडर कर सकते हैं या सेफली अबेंडन कर सकते हैं बच्चे को। जी मैम, आप बता रही थी कि कैसे इन बच्चों को झाड़ियों में छोड़ दिया जाता है या फिर फ्लश कर दिया जाता है। तो ये सब जब आप इस विषय पर काम करती हैं तो ये सब दृश्य आपको देखने को मिलता है, इतने वल्नरेबल स्टेट में इतने छोटे बच्चे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये सब देख कर के आपके मेंटल स्टेट पर क्या असर पड़ता है? बहुत बहुत ख़राब कंडीशन हो जाती है। शुरू में जब मैंने इस पर काम करना शुरू किया था तो मैं लिटरली डिप्रेशन में चली जाती थी। कई दिन ऐसे हो जाते थे कि खाना नहीं खाया जाता था, रोती रहती थी सिर्फ। मेरी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ने लगा था और इस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कोई भी और NGO इस पर काम नहीं कर रहा है, सरकार का कोई उपक्रम इस पर काम नहीं कर रहा है, अवेयरनेस की जहाँ तक मैं बात कर रही हूँ। तो इसलिए इसको छोड़ भी नहीं सकती थी मैंने जब काम करना शुरू किया था तो मैंने ये सोच के काम करना शुरू किया था कि जिस दिन इसको किसी और ने टेक ओवर कर लिया तो मैं इस पर काम करना बंद कर दूंगी। आज 8 साल हो गए हैं मुझे इस पर काम करते हुए, अभी भी मुझे कोई और नज़र नहीं आता है जो इस सब्जेक्ट पर काम कर रहा हो। फिर धीरे धीरे मुझे मेरी फैमिली ने ही समझाया कि रोते रहने से तो काम नहीं हो पाएगा, या तो काम करना है, लड़ना है इसके लिए, या तो बीमार पड़ना है। तो मुझे दूसरा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगा कि भाई बीमारी को छोड़कर अगर हम
काम ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो पहले क्या होता था कि रांची के जो केसेस आते थे तो मैं चली जाती थी हॉस्पिटल में बच्चों को देखने के लिए, मिलने के लिए। सबसे ज़्यादा कंडीशन मेरी तभी ख़राब होती थी। फिर मैंने वो बंद कर दिया। मैं अब ग्राउंड पे नहीं जाती हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ, रिपोर्टिंग करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, सब चीज़ करती हूँ, लेकिन मैं सामने से बच्चों को नहीं देखना चाहती हूँ, नहीं देख पाती हूँ, इसलिए वो अवॉइड किया है। तो उससे अभी तक तो काम चल रहा है, आगे देखते हैं कि क्या स्थिति है। मोनिका जी, जैसा आप बता रही हैं कि आपके भी मेंटल स्टेट पर तो असर पड़ता ही है, ये एक चैलेंज तो है ही इस काम में। इसके अलावा इस काम में और क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि अवेयरनेस फैलाने जाते हैं तो आप ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं और लोगों से जनरली रिपल्शन देखने के लिए मिलता है, तो क्या क्या चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं इस काम में? शुरुआत का जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि कोई माता पिता अपने बच्चे की हत्या कर रहे हैं जी, और वो भी इतने क्रूर तरीके से कर रहे हैं कि बच्चों को फ्लश में डाल रहे हैं या झाड़ियों में छोड़ रहे हैं या इवन डस्टबिन्स में बच्चों को डाल रहे हैं, जिंदा बच्चों को छोड़ रहे हैं, तालाब में डाल रहे हैं। उनको ये बताना, उनको ये समझाना बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। इसमें झारखंड के जितने भी स्थापित आर्टिस्ट हैं, चाहे वो हरेन ठाकुर दादा हैं या दिनेश दादा हैं, रामानुज शेखर दादा, मतलब यहाँ के जितने भी आर्टिस्ट हैं जो कि वर्ल्ड फेम के कह सकती हूँ मैं हैं, उनको हमने अप्रोच किया और उनकी मदद से हमने यहाँ पर एक आर्ट एंड पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई 2016 में। वो आप कह सकती हैं कि ग्राउंड पर हमारा पहला कदम था जी। उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। यहाँ रांची से बहुत लोग आए उसको देखने के लिए और तब सरकारों, यहाँ जो झारखंड सरकार थी या फिर लोग थे, समाज था, मीडिया था, उनको भी ये समझ में आया कि ये एक वैलिड कंसर्न है। उससे पहले जब भी मैं मीडिया की रिपोर्ट्स पढ़ती थी तो अच्छा भला बच्चा दिख रहा है, लेकिन उसको भ्रूण लिखा जाता था। अंतर जो आप कह रही थी अभी कि भ्रूण और शिशु में क्या अंतर है, बच्चा दिखने के बाद, क्योंकि शिशु हत्या जैसे कंसेप्ट को जानते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे, तो वो एग्जीबिशन से हम लोगों ने इस चैलेंज को तो एक तरह से टैकल कर लिया कि शिशु हत्या एग्जिस्ट करती है, बच्चे ये वाले जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, इसकी तरफ सबका ध्यान गया। उसके बाद दूसरा बड़ा चैलेंज जो आज भी हमारे सामने वो ये है कि बाकी बच्चों को लेकर भारतीय जो परिवेश है यहाँ पर थोड़ा कंसर्न ज़्यादा है, समाज का भी और सरकारों का भी। मैं देख रही हूँ कि बहुत काम हो रहा है, चाहे वो बाल विवाह हो या बाल मजदूरी हो या फिटिसाइड जैसे आपने कहा, तो इस सब पे बहुत काम हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली इन्फेंटिसाइड पर कोई काम नहीं हो रहा है। कोई भी दूसरा एनजीओ मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है काम करने के लिए। ये एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए कि देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक व्यक्ति के भरोसे इतने बड़े क्राइम को ख़त्म करना ये नियरली इम्पॉसिबल है। कोई भी जो बड़ी समस्या है उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारे लोगों को जुटना पड़ता है, तब कहीं जाके वो चीज़ें टैकल होना शुरू होती हैं, ख़त्म होना शुरू होती हैं। हम लोग जैसे प्रिवेंशंस पर काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इस फील्ड में आगे हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी इस पे काम करें। जब तक एक समाज और सरकार सब मिलकर इसको नहीं डील करेंगे, इस पर नहीं ध्यान देंगे, नहीं काम करेंगे, तब तक बहुत मुश्किल है। बाकी जो मुद्दे हैं, जो सामाजिक मुद्दे कह लीजिए आप, तो उसमें हमेशा एक चीज़ मैं सुनती हूँ कि रिहेबिलिटेशन की बड़ी समस्या होती है। जैसे कि जो मान लीजिए बच्चों को ट्रैफिक करके बाहर ले जाया गया, तो जब वो वापस आते हैं या बाल मजदूर जो छुड़ाए जाते हैं, सबके सामने समस्या ये है कि इन बच्चों का क्या होगा, कैसे रिहैब करें। ये पहला ऐसा क्राइम या एक सोशल कॉज में ऐसा देखती हूँ जिसके रिहेबिलिटेशन की सरकार ने पहले से व्यवस्था की हुई है। उसके बावजूद अगर ये क्राइम बढ़ रहा है तो इसके पीछे कारण ये है कि इसको लेकर अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी जी। और हमारे कानून भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जा रहे हैं इसमें। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिनको जिस दिन हम लोग डील कर लेंगे, जिस दिन सबका ध्यान इस पर पूरी तरह से चला जाएगा, वो इसको टेकअप कर लेंगे जी, परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा जी। आपके संस्थान को शुरू हुए इतना समय हो चुका है और आप इस विषय पर बहुत समय से काम कर रही हैं, तो ऐसा कोई मोमेंट जब आपको लगा हो कि जिस मकसद से इसकी शुरुआत हुई थी वो अचीव हो रहा है? जी, ऐसे दो मोमेंट मैं आपको बताना चाहूँगी। एक था कि बच्चे जब ये मिलते थे जी, क्योंकि हम लोगों ने जो शुरुआत की थी तो पैन इंडिया का कोई कंसेप्ट नहीं था।
ये हम लोगों ने झारखंड के लिए शुरू किया था। झारखंड के ही बच्चों को हम रजिस्टर करते, रजिस्टर इन द सेंस कि कोई इन्फॉर्मेशन आती थी तो उसका सारी डिटेलिंग लेना, उसके सब रिपोर्ट तैयार करना, तो वो हमने 2015 से करना शुरू किया था। तो यहाँ मैं देखती थी, क्योंकि मैं इस सेक्टर की नहीं थी, एनजीओ सेक्टर की नहीं थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं था कि यहाँ काम कैसे करते हैं या आपकी क्या अथॉरिटी है या नहीं है जी। एक जर्नलिस्ट की कैपेसिटी थी बस मेरी। तो मैं देखती थी कि बच्चे जब इंटीरियर्स में मान लीजिए मिल रहे हैं जी, तो घंटों वहीं पड़े रह जाते थे। सुबह बच्चा मिल रहा है अर्ली मॉर्निंग, शाम तक चाहे CWCs हैं चाहे पुलिस है, वो लोग एक दूसरे पे डालते रहते थे कि भाई बच्चा आएगा तो हम उसको देखेंगे, उसको एडमिट करवाएंगे। वो बच्चा किस कंडीशन में है, किस में नहीं है, इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता था। एक नन्ही का मामला हुआ था यहाँ पर, बोकारो में वो बच्ची मिली थी और उसको इतनी ऊंचाई से डाला गया था नीचे कि उसकी जीभ कट गई थी आधी और उसके पूरे शरीर पर नील पड़े हुए थे। 2-2:30 बजे मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी, संडे का दिन था और शाम तक मैं देख रही हूँ, मैंने बात की वहाँ बोकारो CWC से, वो बोल रहे हैं कि पुलिस लेकर आएगी तो देखेंगे। पुलिस का नंबर नहीं मिल रहा है, बहुत मुश्किल की बच्ची की स्थिति जो मैं देख रही थी, मुझे लग रहा था कि तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। फिर मैंने यहीं की एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट थे, बैजना जी CWC रांची में थे उस वक्त, श्रीकांत जी, उन लोगों को मैंने कहा कि भाई आप लोग कुछ व्यवस्था कीजिए, इस बच्चे को किसी भी तरह से हेल्प कीजिए। वहाँ के एक लोकल जर्नलिस्ट थे अनंत जी, उनको मैंने कहा, तो सबके प्रयासों से ये हुआ कि उस बच्चे को रांची लाया गया। रांची में उसको ट्रीटमेंट तो मिला, लेकिन सोचिए जो अर्ली मॉर्निंग बच्ची मिली है उसको रात में 8 बजे 9 बजे जाके ट्रीटमेंट मिल पाया। अगले दिन तक बच्ची ने संघर्ष किया, लेकिन फिर उस बच्ची की डेथ हो गई। वो मेरे लिए एक बहुत फेटल अनुभव था, उस बच्ची को उस कंडीशन में देखना और ये देखना कि कितने लापरवाह, कितने गैर जिम्मेदार हैं वो लोग जिनको कि इन बच्चों के संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है जी। उस समय तक मैं बहुत हल्के फुल्के अंदाज में ही मतलब बैक एंड पे काम कर रही थी, लेकिन वो एक्सपीरियंस ने मुझे अंदर से हिला दिया था। फिर मैंने थोड़ा इस पर एक्सपोज करना शुरू किया कि भाई कहाँ क्या क्या गलतियाँ हुई, कितने समय पे ट्रीटमेंट मिला, कब बच्ची मिली थी, कब इन्फॉर्मेशन उनके पास आई। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब पता चलने लगा यहाँ जिम्मेदार लोगों को कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर काम कर रहा है और वो ये देख रहा है कि बच्चे किस कंडीशन में मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं और कब उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो उन लोगों ने थोड़ा सा इस पर तुरंत कार्रवाई करना शुरू किया। और दूसरा कि क्योंकि पालोना कैंपेन उस समय तक काफ़ी लोगों की निगाह में आ चुका था, तो एक थोड़ा सा कहें कि इनडायरेक्टली सही पर लोगों को थोड़ा लगने लगा था कि उनको भी एक्सपोज किया जा सकता है या उनकी लापरवाही को उजागर किया जा सकता है। तो उसके बाद हुआ ये कि जब भी कोई बच्चा कहीं मिलता था, मैंने देखा ये कि बच्चों को फिर उतना नज़रअंदाज या लापरवाही भरा रवैया बच्चों के प्रति नहीं रखते थे। जैसे ही बच्चा कहीं मिला तो उनका पहला एक्शन ये होता था कि पहले बच्चे को हॉस्पिटल ले जाइए, नहीं तो कहते थे कि CWC के ऑफिस लेकर आइए। बच्चा किस कंडीशन में, इस पर ध्यान ही नहीं देते थे। तो ये एक मुझे लगा कि एक पॉजिटिव चेंज आया है। दूसरा कि यहाँ पर भी और दूसरे स्टेट्स के जैसा FIR दर्ज नहीं होती थी। ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है एक्चुअली, छोटे बच्चों का जी। इतना संगीन अपराध, लेकिन दर्ज नहीं हो रहा है, FIR लॉन्च नहीं हो रही है। तो फिर पुलिस के लिए काम करना शुरू किया। पुलिस के यहाँ पे अजीत पीटर डोंगडोंग जी थे, ट्रैफिक SP थे, तो पहली जो वर्कशॉप करवाई थी वो उन्होंने ही करवाई थी पुलिस लाइन में। उसके बाद ADG अनिल पाल्टा जी हैं, वो हमारे कार्यक्रम में भी क्योंकि आए थे और उन्होंने देखा कि एक ग्रेव इशू है, तो उन्होंने इसको BPRND, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट दिल्ली का जो है उनका एक ट्रेनिंग चलती है पुलिस ऑफिसर्स के लिए जी। तो इस सब्जेक्ट को उन्होंने उसमें इंट्रोड्यूस करवाया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि करीब 16-17 सेशन अब तक हम कंडक्ट कर चुके हैं झारखंड पुलिस के साथ मिलकर उस ट्रेनिंग के तहत जी। तो पुलिस ऑफिसर्स को जैसे जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो उनको पता चलता है कि क्या इशू है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, कौन से सेक्शंस लगते हैं इस क्राइम में। तो उसके बाद फिर उन्होंने FIR दर्ज करना अब शुरू किया। मतलब मुझे लगता है 2018 के बाद से तो इसमें ये बच्चे कभी भी कहीं भी मिल रहे हैं, किसी भी कंडीशन में मिल रहे हैं, तो उनकी FIR दर्ज हो रही है। तो ये मुझे लगता है कि 2 पड़ाव ऐसे हैं जो हमें लगता है कि झारखंड में तो हमने पार कर लिए हैं, दूसरे स्टेट्स में करना बाकी है अभी जी। मोनिका जी, एक कॉन्सेप्ट है बॉर्न अलाइव चाइल्ड का, जो कि USA में इस पर एक कानून
अभी हाल लागू में हुआ है। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये कानून यहाँ भी आने की ज़रूरत है और ये कानून असल में है क्या? देखिए, इस कानून पर बात करें उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बॉर्न Born अलाइव Alive बेबीज़ Act, होते जी, क्या जी। हैं। बॉर्न अलाइव बेबीज़ एक्चुअली वो होते हैं जिनको अबॉर्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो ज़िंदा निकल जाते हैं। मतलब जी। कि उनका अबॉर्शन किया, कुछ भी चाहे कोई केमिकल डाला या पिल्स खिलाई, लेकिन वो बच्चा मरा नहीं कोख में और वो ज़िंदा निकल आया। जब वो बच्चा ज़िंदा निकल आता है तो फिर उस फिटिसाइड कह सकते हैं आपकी बचा हुआ बच्चा इन्फेंटिसाइड का शिकार हो जाता है। यानी कि अगर बच्चा ज़िंदा निकला है तो उसको केयर मिलनी चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। उस बच्चे को किसी टब में, किसी बाल्टी में डालकर उसके मरने का इंतज़ार किया जाता है। वो कुछ घंटों में मर जाए, कुछ सेकंड्स में मर जाए या कुछ दिनों में मर जाए, उसको कोई भी मेडिकल केयर नहीं दी जाती है। तो इन्हें बॉर्न अलाइव बेबीज़ कहा जाता है। इंडिया में मुझे नहीं लगता है कि लोग इसके बारे में जानते होंगे, क्योंकि जब मुझे इसके बारे में पता चला था, हमने इसका एक हरियाणा का ही एक केस था रिकॉर्डेड जो मेरे पास आया था कोरोना काल के समय में। तो हमने इस पर कई मेडिकल प्रैक्टिशनर से भी बात की थी। कोई इस पर जल्दी से कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं होता है। तो कानून के निश्चित तौर पर ज़रूरत है। जो जैसा कि अभी कीर्ति जी ने बताया कि विदेशों में इसका कानून अभी जनवरी फरवरी में ही वहाँ पर पास हुआ है, जबकि इसकी डिमांड बहुत समय से की जा रही थी। और ये डिमांड कर रहे थे वो बच्चे जो बॉर्न अलाइव बेबीज़ थे खुद, और जिन्होंने इसको लेकर लंबी लड़ाई लड़ी है। वो बच्चे, सोचिए कि वो जो बचे हुए बच्चे थे अबॉर्शन से, वो आज ग्रोन अप्स हैं, मुझे लगता है 40s 50s में है अपने, और अब उनकी लड़ाई का नतीजा ये निकला कि वहाँ पर ये अमेरिका में कानून बन गया है। लेकिन भारत में तो अभी इस टर्म के बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। इन बच्चों की क्या कंडीशन होती है, कितने दिन जीते हैं, इसके बारे में ना मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो बात करना चाहते हैं, और ना ही लोग पूछते हैं उनसे कि मान लीजिए बच्चा मिसकैरेज हो गया है या अबॉर्ट करवाया, तो बच्चे का क्या हुआ, क्या वो बच्चा ज़िंदा था, इसके बारे में लोग ना जानते हैं, ना पूछना चाहते हैं, और मेडिकल वेस्ट के जैसे इन बच्चों को ट्रीट किया जाता है। तो कानून की तो निश्चित तौर पर ज़रूरत है। जी मैम, आप बहुत ही मार्मिक विषय पर काम कर रही हैं। उन बच्चों को जिनके पेरेंट्स ने भी उनका परित्याग कर दिया है, उनके लिए आप काम करती हैं, और ये बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए, आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए। इसी तरीके से हम हर हफ्ते अलग अलग विषयों पर जो सामाजिक, राजनीतिक या फिर आर्थिक हो सकते हैं, उन समस्याओं पर जो लोग काम कर रहे हैं उसके समाधान की ओर अग्रसर हैं, उनको लेकर के आते रहते हैं। आज का जो हमारा एपिसोड है वो आप हमारे YouTube चैनल DD झारखंड पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा DD झारखंड के किसी भी और कार्यक्रम को आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आपको नई दिशाएं के अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार।